अपनी तरफ खींचता हुआ विषय है जिसे सुनने के लिए मैं स्वयं भी आतुर हूं और आप सब जरूर आतुर होंगे। मैं ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा सत्र संचालक श्री सद्गुरु शरण जी को। आप संपादक नई दुनिया आप आए मंच पे, और साथ ही साथ मैं श्री पी नरहरि जी आईएएस सचिव एमएसएमई उद्योग कमिश्नर मध्य प्रदेश शासन, आपसे निवेदन करूंगा आप मंच पे आए। आप सबसे निवेदन है करतल ध्वनियों के साथ अतिथियों का स्वागत करें। बड़े सम्मान के साथ इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा आप मंच पे आए। आप अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक हैं सेज समूह के। इसी कड़ी में मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री अनुराग असाटी साहब से आप मंच पे आए। आप सह संस्थापक हैं द कबाड़ी वाला ग्रुप के। जोरदार तालियों के साथ साथियों का स्वागत करें। तथा श्री अमय खुरासिया जी, आपसे भी निवेदन है आप मंच पे आए। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हमारे साथ हैं श्री अमय जी। जोरदार ताली, मुझे लगता है इस सभागृह को एक बार जोरदार तालियां बजाकर जीवंत कर दीजिए। अतिथियों को बड़े मन से हमें सुनना है और भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा होगा, इस अपनी चेतना को जागृत करते हुए इस कार्यक्रम को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बड़े आदर भाव के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा श्री नरेश पांडे जी से। आप मंच पे आए। आप हेड ऑपरेशंस हैं नई दुनिया समूह के। आप श्री पी नरहरि जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें, और आप सबसे आग्रह है करतल ध्वनि बजाकर इस सेशन की शुरुआत करें और अपने भाव मंच तक पहुंचाएं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री क्षितिश चौरे जी, यूनिट हेड नई दुनिया इंदौर। आपसे निवेदन है आप मंच पे आए, और इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सेज समूह का स्वागत करें। श्री नीतीश चौरे साहब, आप स्वागत करेंगे इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री देवेंद्र सेंगर साहब से। आपसे निवेदन है आप मंच पे आएं, और श्री अनुराग असाटी साहब का, आप सह संस्थापक हैं द कबाड़ी वाला ग्रुप के, स्वागत करें। पीएसएम हेड नई दुनिया श्री देवेंद्र सेंगर जी, युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री अनुराग असाटी जी का आप स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अजय वर्मा जी से। आप मंच पे आए। आप मीडिया मार्केटिंग हेड हैं छत्तीसगढ़ के। आपसे निवेदन है आप मंच की ओर आएं, और श्री अमय खुरासिया जी का स्वागत करें। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री अजय वर्मा जी। स्वागत करेंगे श्री अमय खुरासिया जी का। आइए बिना किसी विलंब के मैं ससम्मान आपसे आग्रह करूंगा श्री सद्गुरु शरण जी से कि आप कार्यक्रम को आगे संचालित करें। जोरदार तालियों के साथ भविष्य के मध्य प्रदेश को सुनते हैं। धन्यवाद। पैनल में शामिल सभी अतिथियों को सादर प्रणाम और उनका स्वागत, और सभागार में मौजूद सभी अतिथियों का भी स्वागत। विचार विमर्श की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, भविष्य का मध्य प्रदेश। देश का भविष्य कैसा होगा, उसे लेकर इन दिनों खूब चर्चा होती है। हमारा राजनीतिक नेतृत्व और हमारे नीति नियोजक, उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहा होगा, तब तक भारत विकसित देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। और यह भी लक्ष्य है कि विकसित होकर तब भारत विश्व गुरु बन चुका होगा। यह बात देश के बारे में बार बार कही जा रही है। हम सबकी शुभकामनाएं हैं, और हम सब योगदान भी करेंगे कि हमारे नेतृत्व की कल्पना
और देशवासियों का ये सपना जरूर पूरा हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जब हम अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएं, तब हम विकसित होने का जश्न भी मनाएं। लेकिन हम आज मध्य प्रदेश की राजधानी में बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान मध्य प्रदेश की ओर है, और सबके जेहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब देश इतनी प्रगति कर चुका होगा, या अगले 25 वर्ष जब देश उस मंजिल की ओर बढ़ेगा, उस समय मध्य प्रदेश उसका साथ कैसे देगा? क्या मध्य प्रदेश जो मौजूदा गति है उसे लेकर क्या पूरे देश के साथ कदम ताल कर पाएगा? जब देश विकसित हो चुका होगा, जब भारत विश्व गुरु बन चुका होगा, उस समय मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा होगा? यह सवाल मैं अपने अतिथियों से पूछूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले मेरा ध्यान अनुराग की ओर जाता है। नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं और कम उम्र में उन्होंने अपनी मेधा से, अपने परिश्रम से, अपनी लगन से बहुत नाम कमाया है, बहुत तरक्की की है। ऐसे युवा ही हमें उस मंजिल तक ले जाएंगे। तो मैं अनुराग से ही पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश की गति कैसी है? क्या वो देश के साथ कदम ताल कर रहा है या कर पाएगा? धन्यवाद सभी को, नमस्कार। भविष्य है जो भारत देश का, और जो आपका सवाल है कि मध्य प्रदेश किस गति से चल रहा है और कैसे हम भारत में जिस गति से विकसित हम होना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश कभी भी पीछे नहीं रहा है, और मध्य प्रदेश हमेशा से हर एक सेक्टर में, हर एक चीज़ में बहुत आगे रहा है। और जैसे कि अगर हम बात करें, क्योंकि मैं स्टार्टअप है मेरा द कबाड़ी वाला, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से स्टार्टअप का ग्रोथ हो रहा है, और सर नरहरी सर यहाँ पर हैं, MSME डिपार्टमेंट जिस तरीके से मदद कर रहा है, और जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बाकी अगर आप किसी भी स्टेट में जाएंगे और देखेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेट में जाता हूँ और काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, बट हमारा जो स्टेट है वो पॉलिसीज़ को लेके स्टार्टअप को अगर पर्सनली देखें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और जिस तरीके से हमारा स्टेट ग्रो कर रहा है, स्टार्टअप ही हैं फ्यूचर, जो बिजनेस भी जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। और जो हमारे PM का मोटो है कि रोज़गार बढ़ाना है, रोज़गार हमें बनाना है, ना कि हमें नौकरी ढूंढनी है, उस नज़रिए से देखा जाए, और हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनका विज़न बहुत क्लियर है कि कैसे हमें किस किस चीज़ों में आगे बढ़ना है, और कैसे कैसे हमें सारे लोगों को, और जो बच्चे हैं जो अभी MMSKY योजना भी आई है, स्टाइपेंड जिसमें दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताती हैं कि कैसे हम युवा को, नए टैलेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। मामा साथ में हैं, बस हमें अपना एक स्टेप लेना है, बाकी स्टेप तो हमारी गवर्नमेंट ले ही रही है। तो इस तरीके से, और जैसे आज द कबाड़ी वाला की बात करूँ तो आज हम ऑलमोस्ट 750 से 800 लोगों को रोज़गार देते हैं। और भोपाल से, पहले लोग कहते थे कि भोपाल से स्टार्टअप, Tier 2 सिटी से स्टार्टअप नहीं हो सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। आज द कबाड़ी वाला ऑलमोस्ट 18 से 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ले चुका है। Tier 2 सिटीज़ से हैं, हमने कभी भी बाहर जाके लोगों ने बोला कि बेंगलोर में, पुणे में, मुंबई में ऑफिस बनाइए, वहाँ से स्टार्टअप होगा, बट हमें भरोसा था हमेशा से कि अगर करना है तो भोपाल से रह के, मध्य प्रदेश से रह के करेंगे, मध्य प्रदेश का नाम करेंगे, और इन ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे कि लोग भी बोलेंगे कि ये मध्य प्रदेश से एक ऐसा स्टार्टअप आया है जो इतने लोगों को रोज़गार दे रहा है, और एक स्वच्छता को लेकर जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि कबाड़ को ऑर्गेनाइज करना है, उसको किस तरीके से बदल रहा है। तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छी गति से चल रहे हैं। धन्यवाद अनुराग जी। और जैसी हमें उम्मीद भी थी, आपने भरोसा दिलाया है कि मध्य प्रदेश ठीक करेगा, और हमें विश्वास, जब एक युवा और एक सफल युवा हमारे बीच में खड़े होकर कह रहा है कि हम करेंगे, तो ज़रूर हम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पैनल है और सब अनुभवी और परफॉर्मर्स हैं उसमें। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि अभी मैं कुछ बातें पूछूंगा, अपने मन की कुछ जिज्ञासाएं आप लोगों से पूछूंगा, लेकिन आप लोग भी अपने सवाल तैयार रखिएगा, और मैं जल्दी ही आप लोगों को भी कॉल करूंगा इस पैनल के सदस्यों से कुछ पूछने के लिए। नरहरी साहब हमारे बीच में हैं, बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी और तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारी हैं, और मध्य प्रदेश की जो शासकीय योजनाएं हैं उनके नियोजन से जुड़े रहे हैं, उन्हें उस क्षेत्र का बहुत अनुभव है। सर, मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप थोड़ा ये व्याख्या करें कि
वास्तव में विकास क्या होता है, विकास की परिभाषा क्या है? राजनीति में बड़ा फैशनेबल शब्द हो गया है विकास। हर दल और हर नेता बहुत आसानी से दावा करता है कि वो विकास में ही जुटे हुए हैं, उन्होंने बहुत विकास किया है। तो ये राजनीतिक दल जिस विकास की बात कर रहे हैं, आमतौर पे मुझे लगता है कि वो सड़क, पुल पुलिया या शौचालय वगैरह बनवाने को ही विकास कहते हैं। क्या सर किसी प्रदेश का, किसी भूभाग का विकास यही होता है, या इससे आगे भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें विकास की परिभाषा में शामिल किया जाता है? देखिए, किसी भी प्रदेश का विकास उसके जीएसडीपी के ऊपर, मतलब सीधा सीधा आंकड़ों में जो इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमी को पढ़ने वाले जो समझते हैं, बताते हैं, उसका सीधा सीधा ताल्लुकात रहता है। और जैसे आपने कहा है कि 2047 तक हमें सबसे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा इकोनॉमी के रूप में उभर के आना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो आंकड़ा रखा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए और हम जैसे ऑफिसर्स के लिए जो हम गवर्नमेंट में बैठ के नीतियों का निर्माण करते हैं। तो हम विकास की बात करते हैं तो इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हमें अगर 2025 तक बनाना है तो हमने मध्य प्रदेश में हमने भी ये माना है कि हमको कम से कम 550 बिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी मध्य प्रदेश को निर्माण करना है। तो ये सीधा आंकड़े ये दर्शाता है कि हम कहाँ हैं और हमको कहाँ तक पहुंचना है। आंकड़ों के हिसाब से मैं इस बात को यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये निश्चित है कि हमें 2047 तक मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, और ये संभव भी है। ये जो आंकड़े बताते हैं, और अभी हमने जिस गति से लास्ट 10 इयर्स में ग्रोथ रेट अचीव किया है, अगर हम इसी ग्रोथ रेट को अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही उन आंकड़ों को छुएंगे। तो मध्य प्रदेश में हमने क्या किया है? मध्य प्रदेश में अगर हम विकास की बात करें तो मैं जिस डिपार्टमेंट में हूं, और हमें सबसे बड़ा काम जो दिया गया था वो रोजगार सृजन है। तो हम लास्ट 3 साल में मध्य प्रदेश जो है 28 राज्यों के तुलना में अगर देखा जाए, हम नीचे से 3rd पोजीशन में थे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो में। यानी कि हमसे हमारा अगर लास्ट 1 ईयर में देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो लगभग 7-7.5% रहा, तो मध्य प्रदेश में ये केवल 2 या 3% के नीचे ही रहा है। और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमने रोजगार, स्वरोजगार, इन से संबंधित चीजों में हमने कुछ ना कुछ काम किया है। अगर हम हमारा ग्रोथ रेट देखें, जो ग्रोथ रेट, क्योंकि विकास क्या होता है जो आपने प्रश्न पूछा, तो हमारा ओवरऑल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, जो पिछले 10 साल में कितना बढ़कर कहां तक हम पहुंचे हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा पर ईयर कितना बढ़ रहा है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना कम हम रखते हुए हमारे नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ किस तरह से है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा। मैं एक आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि अनुराग अभी स्टार्टअप्स इससे रिलेटेड बातें कहा ही है। जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है या ओवरऑल इंडस्ट्रीज हैं, हमारा एक एनुअल क्रेडिट प्लान बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैंकिंग सेक्टर के लोग जिनको जो इससे ताल्लुकात रखते हैं वो बता सकते हैं कि एनुअल क्रेडिट प्लान जो बनता है, वो एनुअल क्रेडिट हमें किस किस सेक्टर में कितना देना है, जिससे कि हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ होना चाहिए, वो दर्शाता है। तो एमएसएमई सेक्टर जो पूरे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है। नियरली हमारा जीडीपी का, नेशनल जीडीपी का लगभग 30% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई करता है। और इसमें अगर हम देखें तो हमारा एनुअल क्रेडिट प्लान पर ईयर का जो कंजम्पशन है वो नियरली 120-130% तक कंजम्पशन हुआ है। यानी कि बैंक्स ने उतना अधिक लोन्स एमएसएमई सेक्टर में दिया है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये दर्शाते हैं कि हमारा इकोनॉमी, मध्य प्रदेश का, इंडिया का इकोनॉमी है, वो सही
दिशा में जा रहा है और इसमें एमएसएमई और इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन और खास तौर पर स्टार्टअप्स जैसा सेक्टर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अनुराग से भी पूछा, मैं इसका भी जवाब दूंगा कि हमारे इकोनॉमी में अगर सबसे ज्यादा कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है वो है हमारे आज का युवा। हमारा टोटल अगर मध्य प्रदेश में आज के तारीख में अगर हम 8.5 करोड़ की ही जनता माने तो आज हमारे यहाँ अंडर 29 ईयर्स लगभग 3 करोड़ लोग हैं। इन 3 करोड़ लोगों को अगर हम भरपूर रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप्स, किसी ना किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से संबंधित गतिविधि से अगर हम जोड़ेंगे तो सिंपलिस्टिक टर्म्स में हमारा जो ग्रोथ रेट है इजीली 7 to 8% के हिसाब से पर ईयर ग्रोथ होगा और हम जो 2047 तक देश सबसे बड़ा इकोनॉमी के रूप में हमें उभरना है, होना है, वो इसी युवाओं के हाथों के माध्यम से संभव है। बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही क्लियर तरीके से स्पष्ट किया और उनका भी यही कहना है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। सर, मैं थोड़ा और एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं आया, मैं थोड़ा ही जानना चाहूँगा कि कृषि और किसानों की क्या भूमिका रहेगी। देखिए, हमारा लास्ट नियर अबाउट 10 ईयर्स में हमारा एनुअल ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर में रहा है वो 20% क्रॉस करके हमेशा चला है और अभी भी चल रहा है। क्योंकि अभी मैं वर्तमान में मैं एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं देख रहा हूँ, बट मैं जनरली आपको ये बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अगर कोई यूएसपी है वो है एग्रीकल्चर। हम आज चाहे बहुत सारे फूड ग्रेन्स में जैसे वीट में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए हैं। हम अगर पल्सेस ले ले, हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट पल्स ग्रोइंग स्टेट हो गए हैं मध्य प्रदेश। इसके अलावा आपने अभी देखा होगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, अन्य स्टेट्स के लिए जहां पे फूड ग्रेन्स या पल्सेस की आवश्यकता पड़ रही है, आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है, न केवल अपने देश में बल्कि एक्सपोर्ट में भी हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है और मैं इंडस्ट्री की बात इससे लिंक करूंगा कि आज स्टार्टअप्स हों, एमएसएमईस हों या ओवरऑल इंडस्ट्रीज अगर किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं वो है फूड प्रोसेसिंग। तो ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश निश्चित ही एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही ज्यादा स्कोप है और ग्रोथ की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और संभावनाएं यहाँ पे उपलब्ध है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी और हम दोबारा आपके पास आएंगे कुछ और बातें समझने के लिए। एक खिलाड़ी जहां होता है वहां का माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। खेल और खिलाड़ियों की समाज में बहुत अच्छी भूमिका होती है और जिन लोगों की क्रिकेट में दिलचस्पी होगी, खेलों में दिलचस्पी होगी, और थोड़े पुराने लोग वो अमय खुरासिया को ज़रूर जानते होंगे और उनके व्यक्तित्व का, जो हमारे संचालक थे उन्होंने भी उनके व्यक्तित्व का पहलू बताया कि उनकी पढ़ने लिखने में बहुत रुचि है और वो लगभग साहित्यकार जैसे व्यक्ति हैं और हमारी उनसे दोस्ती है। इंदौर में अक्सर मुलाकात होती है, चाय पानी करते हैं साथ साथ। धन्यवाद हमें, आप ट्रैवल करके हमारे आमंत्रण पर भोपाल आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, वैल्यू बढ़ाई। हम अब आपसे पूछते हैं कि आपके लिए विकास क्या है, आप किन बातों को विकास समझते हैं? एक्चुअली ये लंच के बाद का सेशन है और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की तंद्रा उन्हें घेर रही है। आप उनको झकझोर कर जगा दीजिए। मैं थोड़ा सा माहौल विनोदपूर्ण करना चाहूँगा और उसके बाद इस प्रश्न पे आऊँगा। तो जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने अपनी पत्नी को बताया कि भाई ये 2023 का नई दुनिया और नव दुनिया का फोरम है और इतने एलीट गेस्ट हैं जिनके साथ में बैठूंगा। नरहरी सर, यू नो, academically highly qualified, and then I have entrepreneurs and then some brilliant audiences. तो मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आएगा। तो मेरी वाइफ ने तपाक से बोला, हनी यू विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम बिकॉज द प्रॉब्लम इज योर फेस।
एंड जब मेरे उन्होंने चेहरे पे उदासी देखी तो उन्होंने बोला, डोंट वरी, इट इज़ जस्ट योर फेस इज़ जस्ट फ्यू डिकेड्स आउट ऑफ फैशन बट यू आर फाइन। तो बाय हनी आप अगर सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी ने हनी, मीठी हनी बोला, तो एक्चुअली शी बिलीव्स इन वाइल्ड हनी। सो यू नो, जब सदगुरु साहब में मैं सोच रहा था कि तीसरी चेयर पे बैठ जाता तो उनसे नज़र नहीं मिलती, इतने वरिष्ठ एडिटर हैं, उन्होंने भी देखा कि सामने आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे आपसे, तो अब वैसे ही हम नर्वस हो गए। एक तो इतने सीनियर एडिटर, उसके बाद सदगुरु, तो जब ये शब्दों का प्रवाह इनके होठों से निकलता है तो वो अपने आप में एक जुझारू संवाद बन जाता है। तो अब उसको आप कैसे उत्तर दो, यही सोचने में आता है। जहाँ तक विकास की बात है, मुझे लगता है कि विकास के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहला बिंदु कि जो पहली शर्त है विकास के लिए वह होती है सुरक्षा। सुरक्षा पहली शर्त होती है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ विकास के लिए जो होती है वह होती है शिक्षा, पहली सीढ़ी। तो सुरक्षा और शिक्षा पे मुझे लगता है बात करना चाहिए। सुरक्षा को लेके मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि सुरक्षा को लेके अगर भोपाल की पॉपुलेशन 35-40 लाख है तो केवल 6,500 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें ड्राइवर्स भी हैं। तो सुरक्षा के मायने से हम बहुत पीछे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और बहुत सारा जो अगर आप देखेंगे बॉम्बे में एक टीआई साहब जो होते हैं वो 8 घंटे की नौकरी के बाद उनकी पाली बदल जाती है। हमारे यहाँ पाली टीआई साहब की 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे बदलती ही नहीं है। तो टीआई मतलब बीपी, ब्लड शुगर, हार्ट, ऑल इश्यूज। मैं थोड़ा डाइवर्ट होऊंगा, शिक्षा पे आऊँगा। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें, है ना, अगर हम आज की शिक्षा को देखें तो हमारे बच्चों को एक वैश्वीकरण की ट्रेन में बिठा दिया गया है, और कंप्लीट लगातार विचार भरे जा रहे हैं, लगातार उन विचारों में कोई कमी नहीं है। इट्स एन इंडोक्ट्रिनेशन। बट अगर शिक्षा केवल प्रथम आना अगर है और वह है खेल से दूर, तो मुझे लगता है कि वह अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आज हमारे घर से आंगन गायब हो गए हैं और स्कूलों से मैदान गायब हो गए हैं, और इसका सीधा असर हम बच्चों पे देखते हैं। ओबेसिटी सबसे ऊपर है। अगर आप माइकल पोलन को सुनेंगे जो मैकडोनल्ड्स के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है कि 70-80% लोगों के बच्चे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स ज़रूर जाते होंगे। पर मैं डिस्करेज करूँगा, बिकॉज जो पोटैटो वो लोग यूज़ करते हैं वो पोटैटो इज़ फुल ऑफ पेस्टिसाइड। तो ये शिक्षा, हमारा अन्न खराब हुआ है। तो ये शिक्षा मुझे लगता है कि हम एक कर्म भूमि से हम भोग भूमि पे चले गए हैं, और लगातार हम भोग भूमि की तरफ जा रहे हैं। और अगर उत्पादन ही सब कुछ है तो फिर सृजन कहाँ जाएगा? क्योंकि उत्पादन महत्वपूर्ण है, उत्पादन अर्थ भी लाता है, पर अर्थ अनर्थ भी लाता है। अगर आपको सृजन करना है तो सृजन हमेशा श्रेष्ठ होता है, वह आपको सत्यनिष्ठ बनाता है, वह आपको अखंड बनाता है। तो मुझे लगता है कि हमें अखंडता की तरफ बढ़ना चाहिए, सृजन की तरफ बढ़ना चाहिए, और उसके मैं जब वापस मेरे पास आएंगे तो मैं उसके हल भी दूंगा। क्योंकि अगर आप केवल समस्याएं बताएंगे तो आप खुद ही एक समस्या हैं, आपको हल के साथ हमेशा आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मानवीय मूल्यों को निहित करें। तो जैसे कला का कथ्य होता है, ज्ञान का पथ्य होता है, विज्ञान का तथ्य होता है, जब ये तीनों का मिश्रण होगा तब एक अलग तरह की शिक्षा निकल कर आती है। और अगर हम देखें पूरे देश में तो करीबन 2,70,000 लोग, मे बी 3 लाख लोगों को ही अंग्रेजी की जानकारी है। 57% ये कंट्री के लोग हिंदी बोलते हैं। तो लोकाचार में अगर आप देखेंगे तो हिंदी सबसे ज़्यादा, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में भी जाता हूँ तो हिंदी से मेरा काम चल जाता है। पर हमने कभी भी इस पूरे राष्ट्र में एक भाषा को लाने का प्रयास नहीं किया, और ये गवर्नमेंट कर रही है, कोशिश कर रही है, पर बहुत सारा विरोध सहना पड़ रहा है। पर अगर लोकतंत्र में भी देखें, अगर लोकतांत्रिक नज़रिए से भी देखें, तो आप हैरान होंगे कि 69 करोड़ लोग इस देश में हिंदी बोलते हैं। दूसरी चीज़, मैं
इस बात पे आना चाहूँगा सर कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में जब मैं देखता हूँ तो हमने बहुत बहुत साक्षर बच्चे बनाए हैं, पर हम शिक्षा से दूर हो गए हैं, हम शिक्षित नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि इस हॉल में हो सकता हो बहुत सारे लोग जाने, क्योंकि ये प्रबुद्धजनों का हॉल है, पर मैं जब भी मिलता हूँ तो अभी बस 100-200 साल पुरानी बात है जब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का सेक्रीफाइस हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोगों को उन चारों बच्चों के नाम मालूम होंगे, जिसकी एक की उम्र 17 थी, एक की उम्र 15 थी, एक की 9 थी और एक की 7 थी। तो हमारा स्तर वहाँ क्यों चला गया है जहाँ पे हम अपने बच्चों को बता ही नहीं रहे हैं कि दीस आर योर हीरोज, ये आपके हीरो हैं। और इन हीरो को जानने के बाद सोचिए बच्चे के मन में क्या क्या व्यवस्था जागेगी, क्या सोच जागेगी, क्या परंपरा जागेगी। मैं इतना ही बोलूँगा और इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी अपने विचारों को विराम दूंगा। धन्यवाद दमय जी। हम आगे आपसे खेल के बारे में भी बात करेंगे और तब हम आपसे पूछेंगे कि जो विकास का फ्रेम है, खासकर राजनीति और गवर्नमेंट जिस विकास की बात करती, क्या उसमें खेल के लिए कोई स्थान है, लेकिन हम आपसे बाद में पूछेंगे। और अब हम संजीव जी के पास आ रहे हैं और बहुत ही हमारे श्रेष्ठ पैनलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारी हैं। संभव है अन्य राज्यों में भी कारोबार हो, मुझे जानकारी नहीं, अगर ऐसा हो तो क्षमा करिएगा। संजीव जी, शिक्षा का जिक्र अमय जी ने भी किया और मेरा भी ये मानना है और अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि शिक्षा जो है, अच्छी शिक्षा, वो किसी भी समाज का मजबूत आधार बनाने के लिए और विकास का मजबूत फ्रेम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल होती है। मध्य प्रदेश में काफ़ी विकास हो रहा है, होता है, हुआ भी है, हम लोग भी देखते हैं, मुख्यमंत्री रोज ही तमाम घोषणाएं करते हैं, लेकिन कभी किसी नए विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा, किसी नए बड़े मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा नहीं सुनाई देती है। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए अभी भी मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के भी विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है। आपकी भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी मैं भी जाता रहता हूँ, वहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के काफ़ी स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है। तो शिक्षा पर भरपूर ध्यान दिए बिना, 100% ध्यान दिए बिना क्या सार्थक विकास हो सकता है? नई दुनिया और नव दुनिया परिवार को विकास, सब मैं यहीं जन्मा हूँ, यहीं पला हूँ, यहीं पढ़ा हूँ और यहीं पर एंटरप्रेन्योर हूँ। विकास तो शुरू हो चुका है, हमारे देश का विकास, हमारे मध्य प्रदेश का बहुत तेज़ी से विकास हो चुका है और चालू है। क्योंकि विकास के लिए क्या ज़रूरत है? शिक्षा की, जैसे मेरे अभिनव मित्र ने बोला, सोच की और करने की, तो तीनों चीज़ें हैं। शिक्षा चालू हो चुकी है, जैसा आपने शिक्षा के बारे में बोला, भोपाल में 55 यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, सेज यूनिवर्सिटी उसमें से एक है। ऐसे में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, उस नाते में देख रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत वर्क हो रहा है साहब। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इंडिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आप क्वालिटी में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, आज से 10 साल पहले नहीं थे, परंतु अभी लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 1 ईयर बहुत चीज़ें बदली है, बहुत तेज़ी से बदल रही है। हमारी जो ग्रोथ हो रही है, जैसे बोलते हैं एनफोर्सली ग्रोथ हो रही है, 2 मल्टीप्लाइंग ग्रोथ है। तो शिक्षा में हम बहुत जल्दी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएंगे। भोपाल की नहीं, मध्य प्रदेश बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। शिक्षा तो हो गई है, पॉलिसीज़ में हमने बहुत क्लियर पॉलिसीज़ हमारी बन गई हैं, जिससे कारण हमेशा मध्य प्रदेश में पहले जो एक बीमारू राज कहलाता था, फिर विकसित राज होने लगा, अब विकसित हो जाएगा। 47 तो बहुत दूर की बात है, जो हमारी सीतारमण फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि CIA के फंक्शन बोला, मैं भी था उस प्रोग्राम में, कि 2047 में होगा हमारा विकसित देश होगा। मैंने बोला नहीं मैडम, आप गलत बोल रहे हो, हम तो और जल्दी मध्य प्रदेश को और जल्दी बनाएंगे, क्योंकि हमारे क्लियर पॉलिसीज़ आ गई हैं, क्लियर इम्प्लीमेंटेशन। कहीं की हर्डल्स आती हैं, दूर होंगी, जैसे मैं इंडस्ट्रीज़ लगा रहा हूँ तो इंडस्ट्रीज़ में 100 मोटो से आपको मान लिया जाता है, डे 1 आपके पास सब परमिशन से आप लगा लो, बाद में ले लो परमिशन। दैट इज़ अ थिंग, यही तो रिक्वायरमेंट है हमें। हमारी एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जो आई है, सब गजब पॉलिसीज़ आई हैं।
मेरा स्कूल भी है, तो हम स्कूल में 7th से स्टूडेंट को स्किल के बारे में पढ़ाने लगे हैं। वी आर टीचिंग स्किल्स फ्रॉम 7th ऑनवर्ड्स। जो मैं बचपन में याद था कि पापा कहते थे कि रशिया में 7th में चॉइस पूछ जाती थी कि बेटा तू क्रिकेटर बनेगा कि इंडस्ट्री करेगा कि डॉक्टर बनेगा, उस हिसाब से तो हम अभी से शुरुआत कर ली है। तो हमारे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सेलेंट आ गई है, तो एजुकेशन हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश का, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारी इंडस्ट्रिया का इन्फ्लो होने लगा है। मैं पहले नहीं था, परंतु अभी चेंजेस बदल रहे हैं। और मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, सभी को जो सरकार में अधिकारी बैठे, एक तो अधिकारी मेरे साथ ही बैठे जो बहुत, आप बोलो नहीं और काम हो जाता है। मैं इनके से एज ए PhD चैम्बर अध्यक्ष मिला सर से, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप पे रिक्वेस्ट करी कि सर ऐसा ऐसा है, बोले संजीव प्रपोजल दो और अगले दिन ऑर्डर हाथ में। ये चीज़ें चाहिए। अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर है और जो करने वाले दोनों अगर मिलकर काम करेंगे, विकास तो होना ही होना है। 5 मिलियन हम बढ़ रहे हैं। आज CM साहब के सुबह के आपके प्रोग्राम में उन्होंने बोला हमारे 3.5 लाख का है, हम 5 लाख कर रहे हैं। हम तो ग्रोथ तो बहुत तेज है साहब, अनमेच्ड है, हर फील्ड में ग्रोथ है। अभी हमने भोपाल में अपोलो से हॉस्पिटल डाला, मैंने देखा सरकार ने मतलब जो परमिशन है बाहर अपोलो वाले बोले साहब 2-2 साल में मिलती थी, हमारी सरकार ने उसको हमें 6 महीने में दी। तो दैट शोज द एंजाइटी फॉर द बोथ द थिंग्स। तो चीज़ें बदल रही हैं और बदलने वाले हम ही हैं। तो मध्य प्रदेश के पूरे जितने जने मेरे को सुन रहे हैं, बस बढ़ना है, बस हमें अब जोश में आना है। बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ, पकड़ लेंगे हम, तो अब बढ़ा देंगे चीज़ों को और विकास करके दिखा देंगे समय से पहले। संजीव जी ने जोश पैदा कर दिया, धन्यवाद संजीव जी। हम आगे और बात करेंगे। मेरे पास और भी सवाल हैं इन विद्वत जनों से पूछने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल हैं तो कुछ सवाल आप लोग पूछिए प्लीज। जी, माइक। माइक दीजिए भाई। मेरा सवाल आदरणीय P नरहरि जी से है। चूँकि आप MSME और उद्योग मंत्रालय से संबद्ध हैं, वास्तव में हमारा मध्य प्रदेश कृषि से उत्पादों से समृद्ध है, परंतु मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि कोई फसल बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाती है, टमाटर हो जाते हैं, प्याज हो जाती है, आलू हो जाते हैं, किसानों में असंतोष होता है, न रोड सही रेट नहीं मिल रहा, रोड पे फेंक दिए जाते हैं। पर अपने यहाँ इतनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं है, सप्लाई चेन का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है कि हम जब फसल ज़्यादा आती है तो उनको प्रिजर्व कर सकें, वैल्यू एडिशन करके ऐसे उत्पाद तैयार कर सकें। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ आलू के चिप्स तक दूसरे प्रदेशों से आते हैं। तो क्या हमारे मध्य प्रदेश में इस तरह का रोड मैप नहीं बन सकता कि इन चीज़ों के वैल्यू एडिशन किए जाए, फूड प्रोसेसिंग की जाए और जो एक्सेस फूड होता है वो सही समय प्रिजर्व कर दिया जाए ताकि रेट न बढ़े और किसानों को उनका उचित मूल्य मिल सके? इसके लिए क्या मध्य प्रदेश सरकार की कोई योजना है? क्योंकि ये प्रगति से संबद्ध सवाल है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, इस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी पे, बिल्डिंग पर, हम 40% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि किसी भी राज्य में 25% से ज़्यादा कोई स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस नहीं देता है प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग पे, जो मध्य प्रदेश शासन दे रहा है 40%। और इसके अलावा अगर आप मतलब ये जो एग्री प्रोसेसिंग है, हम मान लीजिए कि आपने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और आपका पर ईयर मान लीजिए कि 1 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस आता है, क्योंकि आप एग्री प्रोसेसिंग में हैं तो हम 1.5 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 1.5 करोड़ रुपए आपको, क्योंकि आप एग्री प्रोसेसिंग में हैं तो हम एक्स्ट्रा सब्सिडी देते हैं। आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपका कुल उत्पादन का, फूड टोटल प्रोसेसिंग का आप अगर 25% तक आप एक्सपोर्ट करते हैं
तो हम आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस जो 1.1 इंटू 1.5 इंटू फिर 1.2 से मल्टीप्लाई करके हम और एक्स्ट्रा सब्सिडी अलावेंस देते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस जिसको बोलते हैं, सब्सिडी देते हैं। मेरा इसमें अनुरोध ये है कि जितने मार्केट लिंकेजेस हैं उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, और जो चीज आपने बहुत सही कहा है, चाहे वो कोल्ड चेन्स का एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो वे हाउसिंग लॉजिस्टिक्स से संबंधित इश्यूज हो, हम एग्री प्रोसेसिंग हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक्सक्लूसिवली वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस देते हैं, जो कई राज्यों में मिलता भी नहीं है, जीरो है। परंतु अवेयरनेस की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूं कि हम कर तो रहे हैं, हमारे यहाँ और अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। और इम्पॉर्टेंट यह भी है कि जो नए युवा जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो एमएससी कर रहे हैं, जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमी बनना बहुत जरूरी है। अगर उद्यमी नहीं बनेंगे तो केवल जॉब्स करने में लगेंगे तो हम इस क्षेत्र में जितने तादाद में, जितनी बड़ी संख्या में हमको यूनिट्स की आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं नहीं लगा पाएंगे। हमने अभी क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम ये कहते हैं कि आप 5 लोग, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लगाने के लिए या क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास उतना ज्ञान नहीं है या सरकार में बैठे लोगों को उतना समझ नहीं है, तो आप 5 लोग, आप खुद ही आप साथ में आइए, आप एक एसपीवी बना लीजिए, आप हमसे जमीन मांग लीजिए और हम आपको फूड प्रोसेसिंग हो, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर से संबंधित या लॉजिस्टिक्स से संबंधित या फिर अन्य जो जैसे टॉयज हैं, फर्नीचर्स हैं, इंजीनियरिंग या मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी आप क्लस्टर आप लगाइए, आप बताइए कि आपको कितना जमीन चाहिए, आपको कितना इसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अलावा डेवलपमेंट असिस्टेंस और कितना चाहिए, आपको रोड्स डालना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी लेके आने तक का आपको उसमें सहायता की जरूरत है, हम आपको कराएंगे। ऐसे लगभग 100 क्लस्टर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमें और अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है, और आज जॉब्स के लिए भटकने से अच्छा आप जॉब देने वाले बनना बहुत जरूरी है। जैसे अनुराग असाटी यहां पे बैठा है, आपके अभी आपने बताया कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आप, 750 to 800। आप खुद एक उद्यमी बनकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, खुद लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो ऐसे हमें उद्यमियों की आवश्यकता है जिस क्षेत्र में हमको और काम करने की आवश्यकता है। कोई और सवाल? जी, जिनको पूछना है खड़े हो जाइए, माइक वहीं पहुंच जाएगा, खड़े हो जाइए प्लीज। हेलो सर, नरहरी जी, मैं यहाँ हूँ, मेरा नाम आनंद सबधानी है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल कोई भी, आप किससे पूछ रहे हैं ये? मैं नरहरी जी से पूछ रहा हूँ। भले आज कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक लोन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा सभी को मालूम है। वो एमएसएमई में कोई भी इन्वेस्ट करता है, छोटा मोटा लोन लेता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव हो जाते हैं, वो लोन में डिफ़ॉल्ट हो जाता है या पैसे नहीं दे पाता, तो उसका नाम अखबारों तक प्रकाशित हो जाता है। वो छोटा जिसका 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक का लोन होता है, उसका नाम अखबारों में आ जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो करोड़ों का टर्नओवर लेके चलती है, उनमें करोड़ों रुपए अगर वो बैंक के खा जाती है तो उनका नाम तक आरबीआई नहीं बताता। क्या इसमें चेंज नहीं होना चाहिए कुछ? इसका जवाब मैं क्या दूं आपको, है ना? हो सकता है 2 महीने बाद आप दे सके। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जिस डिपार्टमेंट को देखता हूं उसी से संबंधित जवाब दे सकता हूं, और लोन डिफॉल्ट से संबंधित जो काम है वो बैंक से संबंधित कोई व्यक्ति वो बता सकता है। और मेरे हिसाब से आज आप लोगों ने राज्य के मंत्रियों, केंद्र के मंत्रियों को जरूर बुलाया होगा। कोई बात नहीं, अगर आपसे संबंधित नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, और मैं प्रयास करूंगा कि हम अपने नेटवर्क से आपका जो सवाल है उसका जवाब दिलवाएंगे आपको 2-4 दिन में। जी,
देखिए, हमारा जो आज इस चर्चा का विषय है और जिसके लिए हमने ये पैनल चुना है वो है भविष्य का मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश का भविष्य। तो बेहतर होगा कि अगर इससे संबंधित सवाल आएंगे तो पैनल हमने उसी दृष्टि से चुना है तो अच्छे जवाब भी आएंगे। जी बताइए। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिजीत नरहरी साहब से और संजीव जी से मैं एक सुझाव है मेरा कि हमारे देश में 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं और दे आर वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स और इतना ज़्यादा वहाँ पर कंजेशन है। तो ड्राई पोर्ट्स, ग्रीन फील्ड पोर्ट्स अपन जो बोल सकते हैं, तो मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है, उसमें भी भोपाल, इंदौर, जहाँ पर जो पूरे देश में रोड्स का इतना बड़ा नेटवर्क बन गया है, तो क्या ड्राई पोर्ट्स जहाँ लॉजिस्टिक्स बहुत इजी होगा और ठीक रहेगा। तो मेरा सुझाव है, इस पे आपके क्या विचार हैं? ऑलरेडी मध्य प्रदेश में 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं, 6 ड्राई पोर्ट्स हैं। आपका मंडीदीप में भी है, पीतमपुर में भी है। बट आपका सुझाव स्केल बढ़ाना होगा। आपका पॉइंट सही है, स्केल बढ़ाना। ऑलरेडी वी हैव ड्राई पोर्ट्स हैं बट स्केल बढ़ाना होगा। और मेरा तो रिक्वेस्ट ये है, संजीव भाई भी बैठे हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हमसे इस बात का समय समय पर जितना डिमांड है और उस हिसाब से कितना वहाँ पे स्पेस अवेलेबिलिटी या नंबर ऑफ गुड्स ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी, कंटेनर ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी, वो हम लोग इनके साथ चर्चा करते हैं। तो ये विषय जो है हम इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ टेकअप करते हुए उसको बढ़ाते रहते हैं। सर, हम आपको दिस इज अ पॉइंट वी नीड टू डू। हम आपके प्रपोजल देते हैं सर। नमस्कार, आपसे मेरा सवाल है, अगर असुविधा हो तो जवाब मत दीजिएगा। किसी भी जो स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है उसकी शिक्षा व्यवस्था। आप चूँकि उससे जुड़े हैं और बड़े सम्मानित करदाता भी हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जिस तरह से स्कूल शिक्षा पिछले 10 वर्षों में कॉरपोरेटीकरण की शिकार हुई है, जितनी फैंसी हुई है और जितनी महंगी हुई है, क्या इससे स्टेट का डेवलपमेंट हो पाएगा? मैं एक चीज़, मैं थोड़ी दिन पहले मैं टेक्निकल एजुकेशन कमिश्नर था डिपार्टमेंट का। देखिए, अभी हम उस स्टेज पे नहीं है, अदरवाइज ना ले, मैं जो जवाब देना चाहता हूँ कि हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम ये कहें कि ये जो मिल रहा है ये अच्छा है बुरा है। इससे ज़्यादा हमको ये आवश्यकता है कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसका स्केल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एजुकेशन में मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 12th क्लास पास आउट होते हैं, वो कितने लोग टेक्निकल एजुकेशन या हायर एजुकेशन में जाते हैं, उसका हम परसेंटेज देखें तो हम लोग जो है ना, वी आर नॉट इन गुड पोजीशन। पहले हमको स्केलिंग करना होगा कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ाना होगा और उसके साथ साथ क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा। हम अभी इस बात पे ना आए, पहले क्वांटिटी तो बढ़ाएंगे ही नहीं और फिर क्वालिटी की ही हम बात करेंगे, तो जो आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ कॉलेज जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वहीं रह जाएंगे जिसको हम ला ही नहीं पाएंगे। टुडे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, जो ये कह रहे हैं कि देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन साउथ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जो 1 लाख बच्चों को पर ईयर एडमिशन देता है। तो वी आर अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ का पॉपुलेशन है और मैंने जैसे अभी बताया कि अंडर 29 का हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ही 3 करोड़ लोग हैं, यंगस्टर्स हैं। सो लेट्स फोकस मोर ऑन इंक्रीजिंग द फैसिलिटीज along with increasing the quality of that particular education also. अगर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे ही नहीं तो हम क्वालिटी कब दे पाएंगे? तो अगर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं पहले क्वालिटी ही ठीक रहे, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में पहुंच रहे, रहने दीजिए, 12-13% ही रहने दीजिए। ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हमारा कंट्री इतना बड़ा कंट्री है, स्टूडेंट्स की संख्या बड़ी है और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक्सेस टू एजुकेशन देना हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आज तमिलनाडु का देखेंगे,
हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 12th क्लास पास आउट होते हैं, नियरली 60 to 65% स्टूडेंट्स गो टू हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन आफ्टर 12th, जो मध्य प्रदेश में हम लोग उससे कई गुना कहीं कम हैं। तो हमारा आज का फोकस, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और यूनिवर्सिटीज़ आएँ, ज़्यादा टेक्निकल प्रोफेशनल कॉलेजेस की संख्या बढ़े और उसके साथ हम क्वालिटी पे भी ध्यान दे। तो हमारा हो सकता है कि 10 साल तक हमारा थोड़ा भीड़ बढ़ जाएगा कॉलेजेस में, लेकिन फिर हम करेक्शनल मेजर्स के साथ हमारे एजुकेशन को बेहतर कर पाएंगे। नमस्कार, मैं DR जेसवानी, प्रेसिडेंट महाकौशल उद्योग संघ जबलपुर। सर, ये अत्यंत हर्ष का विषय है। मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने औद्योगिक विकास में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इन्वेस्टर्स मीट आयोजित हुई हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुली हैं और शिक्षित युवाओं को रोज़गार भी मिला है। आगे भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, उद्योग विकास हो रहा है, लेकिन कुछ कमियां अभी भी हैं, वो मैं आपको चिन्हांकित करना चाहूँगा। अभी जैसा कि केंद्र शासन और प्रदेश शासन का नारा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग का बिजनेस नारा ज़रूर है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से सार्थक सिद्ध नहीं हुआ है। ईज़ ऑफ डूइंग में बहुत सारी कमियां हैं। मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहूँगा। अभी हमारे इंडस्ट्रीज़, उद्योग जगत एक इशू पर लड़ाई लड़ रहा है और बहुत चिंतित भी है कि आगे क्या होगा। वो है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में स्थापित इंडस्ट्रीज़ के ऊपर नगर निगमों के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज की जा रही है, जो कि रूल्स के अगेंस्ट में है। उद्योग जगत ने कभी ये नहीं कहा है कि इसमें छूट दी जाए, छूट नहीं चाहिए। एज पर रूल जो लाइबिलिटी टैक्स, किसी भी प्रकार के टैक्स की लाइबिलिटी है, वी पे ऑनेस्टली। GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं और भी जो टैक्स की लाइबिलिटीज हम लोग देते हैं, लेकिन रूल कहता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहिए, नहीं देना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूल कह रहा है। हम लोगों ने कई बार डिमांड किया है, आपके नॉलेज में भी ये बात है, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही, ये दुख है सबको। आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। वो सुझाव दे रहे हैं कि दोहरा टैक्स, जो डबल टैक्सेशन होता है, उसको खत्म करना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल। सर 1 सेकंड, दोहरे टैक्स तो एक पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट। इसमें रूल्स का हवाला दे सकता हूं मैं, जो नगर निगम के रूल्स की किताब हमने बहुत स्टडी किया है। रूल 136 एंड रूल 7। आप बैठिए, सुनिए तो जी। जवाब मैं दे रहा हूं। देखिए, इससे पहले मैं कमिश्नर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी था, नगरीय प्रशासन भी था। देखिए, जो हमारा 173rd 174th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो नगर पालिकाओं का और जो लोकल बॉडीज का जो गठन हुआ था, उस तारतम्य में नगरीय निकायों के द्वारा कर लेने का प्रावधान है। जब तक हम उसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे, और आपका सुझाव एज इंडस्ट्रीज कमिश्नर या प्रमुख सचिव होने के नाते कई बार हम लोगों ने इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ इसका वर्कआउट किया है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, कई राज्यों में ये प्रॉब्लम है और हमें उन अधिनियमों में जाके वहां पे हमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिला चाह रहा हूं, उस पर काम चल रहा है। और क्योंकि दो एक्ट्स में हमें अमेंडमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा, बट मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस इश्यू को माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख भी रखा था, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल और टेक्निकली हाईली कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, उसको रिजॉल्व करना है और आगे जरूर हम करेंगे। अनुराग जी, थोड़ा हम स्टार्टअप के बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं। रुक जाइए, अब हो गया भाई, अब हो गया। अनुराग जी, हम सबको ये बताइए कि अभी मध्य प्रदेश में स्टार्टअप का सिनेरियो क्या है, ग्रोथ कैसी हो रही है, और मध्य प्रदेश की ओवरऑल ग्रोथ में स्टार्टअप कितनी भूमिका निभा सकते हैं? अभी नंबर्स का अगर बात करूँ तो नरहरी सर ज़्यादा अच्छे से नंबर बता पाएंगे। बाकी मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब हमने स्टार्टअप द कबाड़ी वाला स्टार्ट किया था, ये हमने 2015 में स्टार्ट किया था इसको, तब संख्या में मध्य प्रदेश, और जब हमने स्टार्ट किया तो काफ़ी कम स्टार्टअप थे। अभी अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जो MP स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में ओपन हो गए हैं। हर इंक्यूबेशन सेंटर में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 50 to 100 स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड हैं। और कॉलेजेस से ही स्टार्टअप्स को बच्चों को बताया जाता है कि कैसे आपको स्टार्टअप करना है।
और सारी सुविधाएं होती हैं। जो इंक्यूबेशन सेंटर का जो सपोर्ट है उसमें आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, कंपनी को कैसे रजिस्टर कराना है, मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इन्वेस्टमेंट को लेके सारी नेटवर्किंग से जो इवेंट्स होते हैं, जैसे ये इवेंट हो रहा है, वैसे स्टार्टअप्स के भी काफ़ी इवेंट होते हैं जहाँ पर रिनॉन्ड लोगों को कंट्री से बुलाया जाता है और स्टार्टअप के बारे में बताया जाता है कैसे आप क्या कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम चैलेंजेस को सुना जाता है और उनको हेल्प की जाती है। तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो हर सिटी में अपन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, आप हर जगह देखें, सब जगह इंक्यूबेशन सेंटर्स का जिस लार्ज नंबर पर ओपन हुए हैं वो ये दिखाता है कि स्टार्टअप्स की जो गति है, जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से स्टार्टअप ऑनबोर्ड हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और सिर्फ ऑनबोर्ड होना ही नहीं, और काफ़ी नोन स्टार्टअप भी हमारे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और जो बड़े बड़े लार्ज फंड भी उठा रहे हैं, और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे कंट्री में उसका नाम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश, जो हम स्टार्टअप वर्ल्ड में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश से आने वाले समय में ज़रूर हमें 5 से 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। जो जिस राज्य को, जिस शहर को टीयर 2 सिटीज़ हम भोपाल, इंदौर जिस तरीके से देखते हैं, उस जगह से टीयर 2 सिटी से यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट में। तो मुझे पर्सनली ये, और बिकॉज हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं, नरहरी सर जैसे जो पॉलिसी को इस तरीके से डिफाइन किया है, हम लोग आज जो भी करते हैं, जिस भी तरीके को हम लोगों को जो काफ़ी सपोर्ट मिलता है वो टेंडर को लेके हो स्टार्टअप में, क्योंकि आपको अगर आज कुछ पार्टिसिपेट करना है तो आपको कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, आपका रेवेन्यू नहीं होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, बट काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है जिस तरीके से हम टेंडर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिससे हम जैसे लोगों को ग्रो करने का मौका मिलता है। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे और कैसे स्टार्ट करना ये पता भी नहीं था, बट धीरे धीरे जिस तरीके से पॉलिसी आती गई हमें सपोर्ट मिलता गया और हम धीरे धीरे ग्रो करते गए। आज मध्य प्रदेश से निकल के हम 5 राज्यों में अपना काम फैला चुके हैं और आने वाले समय में हमारा मकसद ये है कि कैसे हम इसको अन्य राज्यों में, कम से कम 20 से 25 राज्यों में इसको ले जा पाए आने वाले 2 सालों में। तो ये सब हमारे स्टेट का सपोर्ट जो हमें मिलता है पॉलिसीज़ को लेके, और हमें खुद हमारे सीएम से इतने बार अवार्ड मिल चुके हैं और प्रोत्साहन मिल चुका है जो हमें मोटिवेशन देता है। और सर जब खड़े होते हैं, सर जब बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि चलो पूरा स्टेट हमारे साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद नरहरी साहब। करूँगा जो अनुराग ने बताया कि लास्ट ईयर, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे आइडियाज़ की कमी नहीं, इनोवेशन की कमी नहीं, हमारे युवाओं में इतना टैलेंट है, बस हमें उसको टैलेंट को इरिगेट करने की, सिंचित करने की आवश्यकता है। लास्ट ईयर जब हमने पॉलिसी बनाया था, अनुराग असाटी आप जैसे लोगों के साथ में बैठ के पॉलिसी बनाया था, मई 2022 में हमारे यहाँ 1940 स्टार्टअप्स थे। आज हमारे यहाँ 3500 स्टार्टअप्स हो गए हैं, यानी कि 1 साल में आप देखेंगे कि डबल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हो गए हैं। और इंक्यूबेशन सेंटर्स लास्ट ईयर जब इसी समय 32 हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स से आज 64 इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ के जितने स्टार्टअप्स हैं, 3400 कुछ स्टार्टअप्स में से 45% महिलाओं के द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स। एक बार ताली बजाएं महिलाओं के लिए। जो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपके यहाँ, आप अगर कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, आप संजीव भाई जैसे आप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, कॉलेजेस चलाते हैं, आपके यहाँ कोई रिसर्च फैसिलिटी है, तो निश्चित ही आप एक इंक्यूबेशन सेंटर आप खोलिए और वहाँ पे अनुराग जैसे युवाओं को, जिनके पास आइडियाज है लेकिन उनको काम करने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, प्रोसेसिंग डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने तैयार किया है, उनके लिए स्पेस दीजिए, उनके इन्वेस्टमेंट करिए। तो निश्चित ही हमारा जो सपना है कि हमें लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में हमें उभर के आना है, ऐसे ही आइडियाज और इनोवेशन के साथ आगे हम बढ़ सकते हैं। अनुराग ने एकदम स्पष्ट तौर पे कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से काफ़ी सपोर्ट है और आज स्टार्टअप के क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो इतना अच्छा कर रहा है उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी क्रेडिट है। तो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के तौर पे नरहरी साहब हम लोगों के बीच मौजूद हैं, तो एक बार उनके लिए तालियां और उनको, पूरी गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद। मैं अनुराग आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। संजीव जी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश काफ़ी ऊपर आ रहा है। बस इस पर मैं आपकी सहमति असहमति जानना चाहता हूं कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। क्वालिटी से पहले मैं एक बात ज़रूर यहाँ रखना चाहूँगा। जब मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पे पैसों की बहुत तंगी थी और पैसों की वजह से
कॉलेज में पढ़ना एक नामुमकिन जैसी चीज़ थी कि एडमिशन हो पाएगा। हमारे स्टेट की पॉलिसी है जहाँ पे हमें ट्यूशन फ़ी वेवर एक स्कीम है जहाँ पर आप फ्री में पढ़ सकते हैं अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं। तो मुझे एडमिशन उसी स्कीम के दौरान मिला था और मैं फ्री में पढ़ पाया। इंजीनियरिंग जो मैंने की है वो अपने सरकार की पॉलिसी की वजह से मैं फ्री में पढ़ पाया और मुझे 4 साल कॉलेज में 1 रुपये भी नहीं देना पड़ा। तो ये अगर वो पैसे वो अगर पॉलिसी नहीं होती तो शायद मैं इंजीनियरिंग कर भी नहीं पाता और इंजीनियरिंग नहीं कर पाता तो आज शायद कबाड़ी वाला भी नहीं बन पाता। तो वो पॉलिसी के साथ ही मुझे मदद मिली कि मैं फ्री में पढ़ पाया। अब आते हैं क्वालिटी को लेके, तो जहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं स्कूल में जब पढ़ा तो क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, जितने शिक्षक हैं वो हम सबको कहीं ना कहीं इस तरीके से मोल्ड करते, इस तरीके से पढ़ाते हैं, इस तरीके से हम एम्पावर करते हैं। इसी तरीके से आज हमारा स्टेट में जितने लोग निकल के आ रहे हैं, जो सबने अभी बताया भी कि हमारी ग्रोथ जो हो रही है, हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये दिखाता है कि हमारा राज्य किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। जितने अभी हम नंबर सुन रहे हैं वो ये सब सपोर्ट करते हैं कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं और ये नंबर्स ही हैं जो हमें बताते हैं कि राज्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जो अभी हम थोड़ी देर पहले सर ने भी बताया कि बीमारू राज्यों में पहले आया करता था, वहाँ से निकल के आज हम लोग अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कंट्री की इकोनॉमी में। ये बताता है कि जो हमारे यहाँ के बच्चे जो निकल रहे हैं और जो नंबर्स अभी सर ने बताए हैं कि वो स्टार्टअप हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके हो और बिजनेसेस इतने खुल रहे हैं, इतने बिजनेसेस बन रहे हैं और एक्सपोर्ट को लेके भी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो अपने आप में बताता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है तभी ऐसा हो पा रहा है। अगर हमारी एजुकेशन क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती तो आज हम जहाँ पर हो रहे हैं, जो हम कर पा रहे हैं, वो इम्पॉसिबल ही होता। तो ये सब एक स्ट्रक्चर वे में है। डेफिनेटली काफ़ी चीज़ों में टाइम लगेगा लार्ज नंबर पे होने पे, बट जिस मुहिम पे हम लोग निकले हैं, जो रास्ता हमें दिख रहा है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, वो बहुत सही और बहुत अच्छे वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम बहुत आगे होंगे और मध्य प्रदेश अपने कंट्री में बहुत बड़ा नाम कर पाएगा। धन्यवाद अनुराग। अब हम आपके पास आ गए और सब लोग गवर्नमेंट की बहुत तारीफ कर रहे हैं और सचमुच मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या खेलों के विकास के लिए भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हैं? क्योंकि खेलों के क्षेत्र में इस समय अपना भारत काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तमाम खेलों में, लेकिन मध्य प्रदेश से उतनी चमक नहीं दिखती है। बीच में कोई एक आध सितारा चमक जाता है। नहीं, मैं यहाँ पे क्योंकि प्रमुख सचिव स्पोर्ट्स भी हूँ, अरे तो मैं ये मुझे पता नहीं था, सॉरी। नहीं, मैं आप ही अभी एक मेडल और मिला है, उसको मिला के मध्य प्रदेश को 14 मेडल्स मिले हैं एशियन गेम्स। बहुत बढ़िया भाई, ताली जरा। और टोटल 55 मेडल्स अगर भारत को मिले हैं, उसमें से 14 मेडल्स मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है। अब इसके आगे जवाब दे दीजिए आप। हमें आप बताइए, क्योंकि आप अभी भी खेल से और कोचिंग से बहुत जुड़े हुए हैं और दिल से आप खिलाड़ी ही हैं, तो आप बताइए कि किस तरह की फैसिलिटीज़ है और गवर्नमेंट वास्तव में प्रमोट कर रही खेलों को कि नहीं? नरहरी साहब ने जो बोला खेल सचिव होने के नाते, तो वो एक शेर याद आया, वो बोलता रहा और मैं सुनता रहा, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। बट मैं बोलना चाहूँगा कि सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वर्ल्ड क्लास एकेडमी भोपाल में है, एग्रीड। ऐश्वर्य तोमर सरिका शूटर खरगोन से यहाँ आया, इसलिए बना। आपका इकोसिस्टम आप जबलपुर में कब क्रिएट करेंगे? इतना ही बड़ा आपका इकोसिस्टम आप इंदौर में एक भी हॉकी टर्फ नहीं है, वहाँ कब क्रिएट? अशोक यादव नाम के व्यक्ति हैं इंदौर में, हॉकी के लिए बहुत योगदान देते हैं और फर्शी पे रोडों पे सिखाते हैं। एक भी एस्ट्रो टर्फ नहीं है और एक भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो भोपाल में है। तो 4 बड़े जगह हैं आपके पास। आपके पास गोपीचंद जी की एकेडमी है ग्वालियर में, जहाँ पे गोपीचंद जी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कभी नहीं आते हैं। तो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर क्यों? वहीं स्पेंड किया जाए जहाँ पे कोच फिजिकली प्रेजेंट होता हो, महीने में 3 बार, कितना ही बड़ा नाम हो। इवेंचुअली जो डायलॉग है कोच का और जो डायलॉग है कोच के असिस्टेंट का, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बिकॉज इफ पुलेला विल टॉक, ही विल टॉक इंटरनेशनल। जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ी है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बारे में ही बात करेगा, वो भोपाल की पहाड़ियों की बात नहीं करेगा। तो सेकंड, विथ फुल रिस्पेक्ट, 14 मेडल एशियाड में, एग्री, रिस्पेक्ट, वेरी नाइस। व्हेन आर वी गोइंग टू थिंक अबाउट ओलंपिक्स? इतने सालों में हमारे पास कितने गोल्ड मेडल आए? हार्डली एनी। तो इतनी ब्यूटीफुल कंट्री, इतनी रिसोर्सफुल कंट्री, इतनी टैलेंटेड कंट्री में ऐसा क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन बायसेस आर ह्यूज। Somebody has to put his foot down and address this issue in a big way. And
This has to be done at an administrative level by a upright and a straight administrator like you, which should happen. तो मुझे लगता है कि ओवरऑल यस अच्छा हो रहा है, बट 4 बड़ी जगह हैं आपके पास, और अगर आप उसको पॉपुलेट करेंगे खरगोन जैसी जगह में और दूसरी जगह में, तो शायद से आपको हो सकता हो कि और छुपा हुआ टैलेंट मिले, क्योंकि टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत सारा है। बिल्कुल, धन्यवाद हमें। और एक और चीज सर, अभी एक और चीज अनुराग जी ने जो बोली थी, आई फुल्ली एग्री अनुराग अबाउट द स्टार्टअप्स, बट माय पॉइंट इज व्हाई AI ड्रिवन स्टार्टअप्स आर नॉट देयर इन अ बिग वे लाइक इज इन तेलंगाना, वेयर जो इनकी जन्मभूमि है, लाइक इन हैदराबाद, एंटायर हैदराबाद, लाइक इन चेन्नई। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है AI? मतलब ठीक है, मैंने माना हमारा ऑटो स्टार्टअप, ऑटो का इकोसिस्टम ब्रिलियंट है, फार्मेसी का इकोसिस्टम ब्रिलियंट है, SEZs हैं, बट व्हाट अबाउट AI? द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स AI, वेयर आर वी? थिंक अबाउट इट, बिकॉज हमारा जो बेसिक इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाला बच्चा है वो हमको छोड़ के चला जाता है। तो सर मेरी एक और रिक्वेस्ट है सर आपसे, जो मैंने इस साल मुझसे रिलायंस AGM में किसी का फ़ोन आया था कि सर एक आप प्रश्न पूछिएगा, तो मैंने उनको रिकॉर्ड करके भेजा था। हम सर अपने देश में हमारा जो नालंदा थी, हमारी तक्षशिला तो पाकिस्तान में चले गई, जो हमारी नालंदा थी, हमारा MITs कब आएंगे हमारे यहाँ, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, हार्वर्ड्स, हमारे यहाँ हम कब लाएंगे? क्योंकि हमारा सर जिनोम तो था। अगर हम 5000 साल पुरानी संस्कृत भाषा की बात करें, जिसका टाइम किसी को नहीं मालूम है, तो सर उसमें श्लोक है चंद्रमधि कृष्णम। चंद्रमा, मधि मीन्स सॉइल, कृष्णम मतलब काला। दिस इज आर एस्ट्रोनॉमी हो, बटन्स हो, सॉरी अबाउट शैम्पू, बट सब कुछ है। धन्यवाद हमें, और सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सत्र रहा, हमको नई जानकारियां मिली, और जो विषय था उसके हिसाब से हमें सबने आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश का भविष्य अच्छा है, और वो जैसा भारत का उज्जवल भविष्य होगा वैसे ही मध्य प्रदेश का भविष्य। हम मेरी भी मंगल कामनाएं, मेरी शुभकामनाएं नई दुनिया परिवार की, और हम सब मिलके मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा 2 मिनट आप सभी अतिथि